Hello students, I hope you all are fine and doing good. In today's video, I am going to start a new chapter number 10, that is gravitation. So now start. In the previous chapter, हमने अपने previous chapter में that is हमने previous chapter कौन सा किया था, the force of law of मोशन. उसमें हमने देखा था अ फोर्स इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी. उसमें क्या था, किसी एक बॉडी को मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ता था, फोर्स अप्लाई करना पड़ता था. इसी तरीके से हम देखेंगे अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ. इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कि किसी स्टोन को हम क्या करते हैं, किसी हाइट से गिराते हैं, है ना, टूवर्ड्स द अर्थ. तो फिर क्या होता, जब हम गिराते हैं बिकॉज ऑफ अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स दैट टाइम, वो नीचे ही क्यों आता है. हमने ये नोटिस किया कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरा रहे हैं तो नीचे ही क्यों आता है. वो क्या कर हमारी अर्थ क्या करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द स्टोन, द पुल इट डाउन, जिसकी वजह से क्या होता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है. इसी तरीके से हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नोटिस किया था, जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन. उन्होंने देखा जब वो एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा एक एप्पल उनके ऊपर गिरता है. ठीक है, तो उन्होंने दैट टाइम उनके मन में ये विचार आया कि ऐसा ही क्यों होता है, ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया, है ना, फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री टूवर्ड्स, है ना, नीचे की साइड क्यों आया, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया. तो उन्होंने देखा आगे द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स, क्योंकि अर्थ एक फोर्स को एक्सर्ट कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो एप्पल क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है. तो इसी फोर्स को द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट किया गया, इसे ही क्या कहा गया, उसकी ग्रेविटी. ये उसकी ग्रेविटी की वजह से होता है. अब हम बोल सकते हैं इसको दूसरे फॉर्म में यदि हम बोलना चाहें, द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स. हमने देखा, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपने तरफ, टूवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट करती है. द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट इट्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, या ग्रेविटी. तो वो जो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हम उसे क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अर्थ की ग्रेविटी. तो इस तरीके से हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. वो जो फोर्स, वो जो अट्रैक्शन है वो उसकी ग्रेविटी की वजह से होता है. तो इस तरीके से हम देखेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ. जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ के ऊपर, वो किसकी वजह से, ये भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ, और रेन क्या होती है, रेन क्या होती है, अर्थ पे गिरती है. एंड फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स, और रिवर का जो वाटर है वो नीचे ही क्यों फ्लो करता है, ऊपर क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका भी रीज़न है, इसके पीछे भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. इट इज़ ऑल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ विच कीप्स अस फर्मली ऑन द ग्राउंड, जिसकी वजह से वो क्या करती है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही वो क्या करती है, ग्राउंड की तरफ हमें अट्रैक्ट करके रखती हैं. तो इस तरीके से हमने क्या देखा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. अब देखेंगे कि बेसिकली इन दिस चैप्टर जो हमें स्टडी करना है, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. मतलब हम क्या देखा हमने कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. व्हेन वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ. यदि हम ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वो कहाँ गिरता है, अर्थ के तरफ. दिस मीन्स दैट द अर्थ अट्रैक्ट द वेरियस ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर. इसका मतलब है कि अर्थ बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती हैं. न्यूटन सेड दैट इट्स नॉट ओनली द अर्थ विच अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट्स.
इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। अब न्यूटन्स ने यह ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि ये बात नहीं है कि केवल जो अर्थ है वही क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, ऐसा नहीं होता। हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है पूरे यूनिवर्स में वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ये हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जो न्यूटन्स ने जिनके बारे में डिस्कस किया है, बताया है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, अब न्यूटन्स के अकॉर्डिंग अगर हम बोल सकते हैं एज अ डेफिनेशन कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। द फोर्स with which two objects attract each other is called gravitational force। और वो फोर्स जिसकी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि हर जो पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एक्ट इवन इफ़ द टू ऑब्जेक्ट आर नॉट कॉन्टैक्ट बाई एनी मीन्स, मतलब और वो किसी मीन्स से क्या नहीं कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं। इफ़ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यदि क्या है, जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उनके मासेस मतलब उन ऑब्जेक्ट का जो बॉडी का मास है वो आर स्मॉल है, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम इज़ वेरी स्मॉल। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल टू स्टोन लाइंग ऑन द ग्राउंड अट्रैक्ट ईच अदर बट सिंस देयर मासेस आर स्मॉल, लेकिन वो उन दोनों का मास क्या है, स्मॉल है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज स्मॉल एंड हैंस वी डू नॉट सी वन स्टोन मूविंग टूवर्ड्स द अदर स्टोन। यदि क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, बहुत कम होता है, तो हमें वो देखने में हमें दिखाई नहीं देते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या एक्सपीरियंस नहीं कर पाते उन दोनों के बीच के मास को, उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है, उनका मास क्या होता है, स्मॉल होता है। इफ़ हाउएवर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी बिग देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स वेरी लार्ज। अब क्या बोल रहा है कि अब क्या है, वन ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेरी बिग इन साइज, बहुत बड़े साइज़ का है ना, वेरी लार्ज मतलब उसका मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम वेरी लार्ज, तब क्या होगा, उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी क्या होगा, वो बहुत लार्ज होगा, उसको हम ईजिली देख सकते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, अ स्टोन एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर। यदि हम एक स्टोन की बात करते हैं और अर्थ की बात करते हैं तो हमें पता है कि स्टोन का साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, और अर्थ का साइज़ क्या होगा, बिग होगा। एंड सिंस द अर्थ हैज़ अ वेरी लार्ज मास, जैसे कि हमें पता है। इस तरीके से हमने देखा जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना, ड्यू टू विच व्हेन द स्टोन इज़ ड्रॉप्ड इट मूव्स डाउन टूवर्ड्स द अर्थ। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, या हम उसको बोल सकते हैं ग्रेविटी, इज़ ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। मतलब ग्रेविटी की बात हम करते हैं तो ग्रेविटी क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच का। तो इसके लिए हम आगे स्टडी करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। इसका हम मैथमेटिकली प्रूफ भी देखेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल के उसमें लेंगे, एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट ए और सेकंड ऑब्जेक्ट बी। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके मास को ले रहे हैं हम m1 और सेकंड ऑब्जेक्ट के मास को m2। तो अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इस तरीके से हमने देखा कि फोर्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो हमने देखा कि ये क्या है, ये टू ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी आपके इसमें दिया गया है, सामने डायग्राम में दिखाया गया है। तो इसी दोनों ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट होता है, और मास का जो प्रोडक्ट होता है इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यह है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
तरीके से हमने देखा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज़। मीन्स क्या है, ये जो ए और बी है, इन दोनों बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है, जो इन दोनों के सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करता है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है आर, उसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अब हम देखेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए ए एंड बी, उनका मास है रिस्पेक्टिवली m1 एंड m2। तो इस तरीके से हमने देखा उनके बीच का जो डिस्टेंस है, डायग्राम में दिखाया गया बीच का डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर पॉइंट से लेंगे हम इसको मेजर करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस है r, है ना। वो क्या है, फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन दिस 2 बॉडीज़। क्या है फोर्स, यदि जो फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है उसको हम मान लेते हैं वो F है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यदि हम देखते हैं तो हम बोल सकते हैं द फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसे हम लिख सकते हैं कि इनमें जो मासेस होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जैसे कि यहाँ पे दिया गया, जिसको इक्वेशन नंबर 1 दिया गया, राइट। तो हम बोल सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2। और इस तरीके से सेकेंड है जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो सेकेंड पॉइंट है, अगर हम इसको प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली, द फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है r, उसके स्क्वायर का डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। मीन्स उनके बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उतना डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में। इस तरीके से अभी जो हमने पिछले पेज में जो देखा था इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, दोनों को यदि हम कंबाइन करते हैं तो हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन में r2, राइट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे हमें एक फार्मूला मिल जाता है। यदि हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, उसी के जगह में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन रखेंगे, और जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने रिमूव किया है उसकी जगह में हमने क्या रखा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, G। अब देखते हैं यहाँ पे आगे G मल्टीप्लाई, डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके हमने कैपिटल G लिखा है, मल्टीप्लाई एज इट इज़ हमने ऊपर वाले इक्वेशन को लिख लिया। अब यहाँ पे जो G है वो कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है ग्रेविटेशनल G की, इसको डिपेंड ऑन, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। ये किस पे डिपेंड करती है, बिटवीन द 2 बॉडीज़, मीडियम बिटवीन द 2 बॉडीज़ के मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करती है। इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडीज़ और द डिस्टेंस बिटवीन दैम। द अबव फार्मूला गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो अभी ये जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फार्मूला है, जिसमें F क्या है, F दोनों ऑब्जेक्ट में लगने वाला क्या है, मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट लिए थे m1 और m2, उनमें लगने वाला क्या है, फोर्स है। और एट जो डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे हैं दोनों, r पे, फ्रॉम एक दूसरे से वो कितने डिस्टेंस पे हैं, r पे। अब ये जो फार्मूला होता है, इसको ये एप्लीकेबल होता है एनीवेयर इन दिस यूनिवर्सल। इस फार्मूले को हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज़ इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, देयरफॉर इफ़ वी डबल, यदि हम क्या करते हैं, इफ़ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज़, यानी दोनों बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को यदि हम डबल कर देते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4, एंड इफ़ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज़ देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 times। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इस तरीके से जो न्यूटन्स थे उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड, इसी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोलते हैं, इसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज़ हैविंग मासेस वेदर द बॉडीज़ आर बिग और स्मॉल। ये हर एक बॉडीज़ के लिए है, चाहे वो बॉडीज़ क्या होगा, बिग है, चाहे वो स्मॉल है। वेदर द बॉडीज़ आर टेरेस्ट्रियल और चाहे वो बॉडीज़ क्या है,
टेरेस्ट्रियल है, चाहे वो अर्थ में है, चाहे वो बॉडी क्या है क्या है वो सेलेस्टियल है, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडी है, चाहे वो क्या है अर्थ में रहने वाली बॉडी है, सभी के लिए क्या है ये लॉ इक्वल होगा। अब इस तरीके से हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो अभी हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की, जी कैपिटल जी की बात की, अब देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट को कैसे हम फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स F between two bodies of masses m1 and m2 placed at the distance r apart is given by, हम लिख सकते हैं इसे F इज इक्वल टू कैपिटल G मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन में r2, जैसे कि ऊपर हमने ये फाइंड कैपिटल G इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई r स्क्वायर डिवाइडेड में m1 मल्टीप्लाई m2। यदि हम क्या करेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट फाइंड करना चाहते हैं हम यहाँ पे, तो जो कैपिटल G है इसको बाहर लाएंगे तो F हमारा इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो क्या होगा मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन में m1 मल्टीप्लाई m2। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी क्या निकलेगी, इसकी ऐसा यूनिट निकल जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं जी, यहाँ पे जो F है वो F का ऐसा यूनिट क्या होता है, मतलब आई मीन फोर्स का FI यूनिट ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो इसकी जगह में हम न्यूटन लिख लेंगे। और R क्या होता है, रेडियस है ना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, और r स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर अपॉन में m1 m2 मीन्स एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मास का ऐसा यूनिट होता है kg। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का मास है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा kg स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर, और इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट जो क्या है हमारा कैपिटल G। आई होप यू अंडरस्टैंड।